नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। पहचान गए? अच्छी बात है। मैं डॉक्टर पवन सिंह आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल विजय जोन पर एक नए विषय के साथ। और विषय जो है, पीछे मैप लगा हुआ है बोर्ड पर। और आज का जो विषय है वो है सिंधु नदी तंत्र। पिछली कक्षाओं में हमने या पिछले क्लास में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा और उसी क्रम में मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ सिंधु नदी तंत्र को लेते हुए। तो हम आज इस कक्षा में सिंधु नदी तंत्र के विभिन्न पक्षों की चर्चा करेंगे, इसके विभिन्न आयामों को देखेंगे। आपके परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। तो गंगा नदी तंत्र को हमने पढ़ लिया, सिंधु नदी तंत्र को आज देखेंगे और आगामी कक्षा में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आपसे आकर यहां पर चर्चा करूं। तो हमने गंगा नदी तंत्र देखा, अब आज सिंधु नदी तंत्र। तो पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के नदी तंत्र हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मुख्यतः दो प्रकार के नदी तंत्र हैं, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब इन दोनों नदी तंत्रों के बीच में क्या मुख्य अंतर होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं हिमालय नदी तंत्र के बारे में, तो आपको नाम से ही एक आइडिया लग गया होगा कि हिमालय तंत्र में वे नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जिनका उद्गम हिमालय से होता है। अब हम बात करें प्रायद्वीपीय तंत्र के बारे में, तो यहाँ पे वे नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम दक्षिण भारत की नदियां भी कहते हैं। हिमालय तंत्र के नदियों के जल का स्रोत दो है, इनको दो स्रोतों से जल की प्राप्ति होती है। जो इनका सोर्स ऑफ वाटर है वो टू है, टू सोर्सेस ऑफ वाटर से इनको पानी मिलता है। वो स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला स्रोत है हिमनद, ग्लेशियर, और दूसरा है वर्षा का पानी। अब हम बात करें प्रायद्वीपीय तंत्र में, तो इन नदियों के जल का स्रोत केवल एक है। ये अपने जल के लिए वर्षा पर निर्भर जो है रहती हैं। और वर्षा ऋतु भी साल के बहुत दिन तो रहता नहीं है, इसीलिए ये नदियां मौसमी नदियां हैं। और इसी कारण की वजह से आपने देखा होगा या आप लोग जानते होंगे या आप लोग पढ़ते भी होंगे किताबों में कि दक्षिण भारत में बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, सेवरल डैम्स हैं साउथ इंडिया में, इसी कारण से कि पानी को संचय किया जा सके, पानी को इकट्ठा किया जा सके जब इन नदियों में जल पर्याप्त मात्रा में न हो। तो ये कुछ बेसिक अंतर था, मैंने आपके साथ थोड़ा सा चर्चा किया है। टॉपिक हमारा सिंधु नदी तंत्र है। तो हिमालय नदी तंत्र में तीन मुख्य नदी उपतंत्र हैं। पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र को हमने देख लिया, आज देखेंगे सिंधु नदी तंत्र और आगामी कक्षाओं में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ मैं हिस्टोरिकल फैक्ट आपके साथ या कुछ जो ऐतिहासिक तथ्य जो इसके हैं, इसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ बोर्ड में लिखा होगा, आप देख सकते होंगे, मैं हट जा रहा हूं। तो प्राचीन भारत में या वैदिक काल में इन नदियों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में अगर हम देखें तो झेलम को कहते थे हम वितस्ता, ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। चिनाब को कहते थे अस्कनी और रावी को कहते थे परुषणी। ठीक है, ये प्रश्न जो है ये इतिहास में आता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यास को कहते हैं बिपाशा। ठीक है, बिपाशा जो नाम सुन के क्या बोलते हैं, हंसी तो आ गई होगी आप लोगों को। अगला है सतलज, तो सतलज को बोलते थे शतुर्थी। ठीक है, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, झेलम को बोलते थे वितस्ता प्राचीन भारत में, चिनाब को बोलते थे अस्कनी, व्यास को बोलते थे बिपाशा और सतलज को बोलते थे शतुर्दी। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम टॉपिक पे आए अपने सिंधु नदी तंत्र के। तो ये तो मैंने आपके साथ इनके प्राचीन नाम को साझा किया। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु मुख्य नदी है और इसकी 5 सहायक नदियां हैं, जो मैंने उत्तर से दक्षिण के क्रम में यहाँ पे मैप में लिखा हुआ है या ये मैप में शो कर रहा है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में चलें
तो सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम जो ये सिंधु को लेकर कुल 6 नदियां हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम ये कैलाश मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। कहां से होता है बाबू? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब सिंधु नदी की हम बात करें कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ये इस पॉइंट को याद रखिएगा, 2880 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ इसका। अब इसके हम विभिन्न तथ्यों की बात करें और जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसकी बात करें, तो प्राचीन भारत में आपने हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता में आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में बहुत सारे नगर थे। उनमें से एक नगर था मोहनजोदड़ो। तो जो नगर था मोहनजोदड़ो, ये जो है इतिहास में पूछता है प्रश्न कि मोहनजोदड़ो निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित था, या लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। तो उसी तरह से हम अगर बात करें कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ये प्रश्न इतिहास में आता है, तो सोचा मैं आपके साथ चर्चा कर देता हूं यहां भी, क्योंकि सिंधु नदी हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र में। अगला जो इसका पॉइंट है, सिंधु नदी जो है ये भारत की सबसे पश्चिमी नदी है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पश्चिमी नदी है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब मैं आपसे कहूं कि एकमात्र भारतीय शहर जो सिंधु के तट पर स्थित है, यह प्रश्न भी आया है। और जीएस में समान अध्ययन में जहां जहां पे एकमात्र लग जाए, एकमात्र शासक, एकमात्र शहर, ठीक है, एकमात्र अनुच्छेद, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी क्रम में हम देखें तो सिंधु नदी के किनारे एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? लेह। उस शहर का नाम है लेह। तो ये एकमात्र भारतीय शहर है जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है पूर्ववर्ती नदियों का, कि पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं। तो पूर्ववर्ती, जैसे प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि पूर्ववर्ती नदियां, निम्न में से पूर्ववर्ती नदी कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो थोड़ा सा मैं ये जान लेता हूं, थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि पूर्ववर्ती नदियां किसको बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा ही आसान है। पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले या हिमालय के उत्थान होने से पहले आज भी उसी दशा और दिशा में बह रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तब भी ये नदियां वैसी ही थी और आज भी वैसे ही हैं। ना इनके दशा में परिवर्तन आया, ना इनके मार्ग में परिवर्तन आया, ना इनके दिशा में परिवर्तन आया। उन नदियों को हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां। अब हम कहें कि कौन 3 नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं जो परीक्षा में आता है, तो 3 नदियां कौन सी हैं? तो उनमें से 2 नदियां तो सिंधु नदी तंत्र में ही हैं। पहली है सिंधु नदी, दूसरी है सतलज नदी, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी तो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। और यह भी एक संयोग है कि ये तीनों नदियां, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। ये भी एक संयोग है। और एक ये भी संयोग हो गया कि ये तीनों का जो उद्गम है लगभग आसपास है। ये सब मानसरोवर झील के आसपास से निकलती हैं यहां पर। तो इनको कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां। फिर से मैं बता दे रहा हूं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो यहां पे 3 का जो है पेयर बन गया, 3 का जोड़ा बन गया। एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि निम्न में से कौन सी पूर्ववर्ती नदियां नहीं है। जैसे इतिहास में पूछता है कि निम्न में से किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवाया, क्योंकि 3 लोगों ने करवाया था। तो हमेशा जहां भी 3 का पेयर बनता है, या एक और मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि निम्न में से किन परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रीय आपात या आर्टिकल 352 नहीं लगाया जाता, तो वो भी 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है।
ठीक उसी तरह से जहां पर भी 3-3 का जोड़ा बना तो वहां प्रश्न नहीं वाला ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो वैसे ही यहां पर 3 नदियां हैं, तो पूछता है कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है, तो पूर्ववर्ती नदी है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, तो आज क्योंकि हिमालय का निर्माण होने के बाद भी इन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला है, तो ये हिमालय के ही रास्ते में बड़े बड़े खड्ड का और गॉर्ज का निर्माण करती है ना। जैसे सिंधु गॉर्ज आप ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल के पास बनाती है, दिहांग गॉर्ज। ठीक है, खैर हम अपने टॉपिक पे आए। तो सिंधु नदी का जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अगर एग्जाम में पूछता है कभी कभी प्रश्न, ये भी प्रश्न इतिहास से पूछा जाता है कि वे कौन से ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का किया गया है। 2 प्रश्न यहां से आते हैं। वैदिक काल में या ऋग्वेद में सर्वाधिक पूज्य नदी किसको माना गया है? मोस्ट पायस रिवर इन ऋग्वेदा और इन वैदिक सोसाइटी और वैदिक एज। देन योर आंसर इज सरस्वती रिवर। तब आपका उत्तर होगा, अगर सर्वाधिक पूज्य पूछे वैदिक काल में या प्राचीन भारत में, तो वो है सरस्वती नदी। अगर पूछता है कि सर्वाधिक उल्लेख मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन ऋग्वेदा, देन योर आंसर इज सिंधु रिवर। इस तथ्य को आप लोग याद रखिएगा। अगला तथ्य ये था बच्चे कि अगर मैं कहूं आपसे कि भारत की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो भारत की जो जीवन रेखा है वो है गंगा नदी। ठीक उसी तरह से सिंधु को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए आपने देखा होगा जब पाकिस्तान भारत में कोई अवैध गतिविधि करता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है, तो भारत हमेशा बोलता है कि हम इस समझौते से, सिंधु नदी जल समझौते से हट जाएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान अपने जल के लिए सिंधु नदी पर और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। और ये सारी नदियों को मैं पढ़ाने के बाद आपसे चर्चा करूंगा सिंधु नदी जल समझौते के बारे में। पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद समझने में आसानी। तो सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर के पास स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चे? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। इस तथ्य को याद रखिएगा। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। और भारत में, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है, और भारत में इसकी लंबाई लगभग 1134 किलोमीटर है। ठीक है, 1134 ठीक है। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1134 किलोमीटर। ये तथ्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। खैर, देखिए भारत में जो इसका प्रवेश है, भारत में जब ये देखिए यहां पे जब ये एंटर कर रही है, तो यहां पे एक स्थान है जिसका नाम है डेमचोक। ये स्थान लद्दाख में है, यहीं पर है डेमचोक। ठीक है, फिर ये अंदर जो है भारत में प्रवेश करती है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि यहां पर जो है काराकोरम श्रेणी है, यहां पे लद्दाख श्रेणी है, और यहां पर जास्कर श्रेणी। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगर इसको हम समझने के लिए, यहां खाली जगह है, इसको हम ये नीचे बना लें थोड़ा सा आपकी सुविधा के लिए। तो ये आपका ऊपर हो जाएगा काराकोरम, के फॉर काराकोरम, बीच में हो जाएगा एल फॉर लद्दाख एंड जेड फॉर जास्कर। तो अब हम यहां पे देखते हैं, तो ये इंटर की यहां पर, और यहीं पर लेह है इसके तट पर, जो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूं कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? किन 2 श्रेणियों के? तो यहां पर लेह है। ठीक है, यहां पे प्यारे बच्चों लेह है। तो उत्तर बड़ा आसान है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में। ये प्रश्न आया भी हुआ एग्जाम में। ठीक है, काराकोरम तो भारत का सबसे उत्तरी और ऊंचा दर्रा है, काराकोरम। उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर। तो ये जो है लेह जो है, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो भारत का एकमात्र शहर है जो सिंधु नदी किनारे स्थित है। ठीक है, इस तथ्य को याद रखिएगा आप लोग। अगला हम लोग देखें, फिर ये इंटर करके, और फिर इसी बीच में यहां पर जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, जैसे श्योक, जास्कर, नुब्रा, हुंजा,
ये सब मिलती हैं यहां पर आके। और ये काराकोरम रेंज से के नीचे से होते हुए, नंगा पर्वत से होते हुए, ये यहां पर एक जगह है गिलगित, ठीक है। गिलगित के आगे ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। गिलगित के आगे जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, गिलगित पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके आगे ये पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। और पाकिस्तान में जब ये इंटर करती है तो इससे आके ये जो पांचों सहायक नदियां चिनाब में मिलते हुए इससे मिलती हैं, जो चारों सहायक नदियां हैं चिनाब के साथ मिलते हुए सिंधु नदी में आगे मिलती हैं। और सिंधु नदी में ये जो पांचों सहायक नदियां ये कहाँ मिलती हैं, तो ये पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, ठीक है। तो ये मिठानकोट के पास ये पांचों सिंधु की पांचों सहायक नदियां मिलती हैं, ठीक है। इस तथ्य को बस अपने दिमाग में रखिएगा। और मिठानकोट के ही आगे जो पाकिस्तान का एक शहर है कराची, तो मिठानकोट के आगे कराची के पूरब से होते हुए यह जो है अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है, या अरब सागर में गिर जाती है। और अगर हम कहें तो पाकिस्तान में सिंधु नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, या सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, जलग्रहण क्षेत्र है, उसमें कौन सा बंदरगाह स्थित है, या सिंधु के डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो सिंधु के डेल्टाई क्षेत्र में कराची बंदरगाह स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सिंधु के डेल्टाई क्षेत्र में पाकिस्तान का कराची बंदरगाह स्थित है, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं नदी तंत्र के बारे में, नदियों के बारे में। तो नदी होती क्या है? अगर मैं ये कहूं कि व्हाट इज रिवर, नदी किसे कहते हैं, नदी क्या होती है, नदी की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर। तो नदी, इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। तो नदी उतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत झील या झरना, हिमनद, वर्षा का पानी होता है, और अंत में यह किसी झील या सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर सागर तो समझ में आ रहा है कि सागर में नदियां मिल जाती हैं, लेकिन ये जो आपने जो कहा लास्ट में, मतलब मैंने कहा लास्ट में कि झील या सागर में, तो ये झील कैसे? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सागर हम बोलते हैं, लेकिन कैस्पियन सागर नहीं है। कैस्पियन सागर एक मूलतः एक लेक है, झील है। और ये प्रश्न भूगोल में आता भी है, पूछता भी है कि कैस्पियन सागर निम्न में से क्या है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर क्या है? झील है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि कैस्पियन सागर में ही यूरोप की महत्वपूर्ण नदियां आके अंत में मिल जाती हैं या अपना जल गिराती हैं। इस तथ्य को भी याद रखिएगा। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने सारे तथ्यों को देखा लगभग। अब आगे हम बात करते हैं जो सिंधु की एक और सहायक नदी है। मैं आपको क्रम से बताऊंगा, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो उसके बाद मैं झेलम की चर्चा करूंगा सिंधु के बाद। तो झेलम नदी का अगर हम बात करें कि झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है झेलम रिवर की, तो यहाँ पे लिखा भी होगा, लगभग ये है 724 किलोमीटर। तो झेलम की लंबाई है 724 किलोमीटर। अब मैं बात करता हूं कि झेलम का उद्गम जो स्थान है या जो उद्गम स्थल है वो कहां पर, इसका ओरिजिन कहां से होता है। तो झेलम का जो ओरिजिन है तो ये कश्मीर घाटी में, क्योंकि ये झेलम जो है कश्मीर घाटी की एक महत्वपूर्ण नदी है और ये कश्मीर घाटी से होकर बहती है। इस तथ्य को भी याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर में ही एक जगह है जिसका नाम है वेरीनाग। क्या नाम है बच्चों? वेरीनाग। तो ये वेरीनाग नामक स्थान के आगे एक झील है जिसका नाम है शेषनाग। क्या नाम है? शेषनाग। ये आपको मैं यहां पे राइट डाउन कर दे रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा। देखिए, शेषनाग, ठीक है, शेषनाग। अब इसको कैसे याद करेंगे कि झेलम का उद्गम कहां से होता है? तो शेषनाग
मतलब नाग, नाग का यहाँ पे नाग की चर्चा हो रही है। तो नाग जब काट लेता है किसी को तो कोई झेल नहीं पाता। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं हम लोग शेषनाग को, कि जो झेलम का उद्गम स्थान कहाँ पर है। इस तथ्य से, इस पॉइंट से इसको जोड़ते हुए कि शेषनाग जब किसी को काट लेगा तो उसको झेला नहीं जाएगा, तो इसका मतलब झेलम का जो उद्गम स्थान है वो क्या होगा, शेषनाग। तो प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, कि ये जम्मू कश्मीर में ही, जो कश्मीर घाटी में है, और ये कश्मीर घाटी की एक महत्वपूर्ण नदी है, कश्मीर वैली की झेलम। वहां पे वेरी नामक स्थान है, उसके आगे शेषनाग झील है, वहां से ये निकलती है और फिर ये आगे बहती है। तो इसके रास्ते में पड़ता है वुलर झील। यहां पर क्या पड़ता है, वुलर झील। और इसी चैनल पे मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक। भारत की सबसे ताजे पानी की या मीठे पानी की झील, वुलर झील। फिर ये जो है झेलम के ही रास्ते में पड़ती है वुलर झील। मतलब कि झेलम जब आगे बढ़ेगी कश्मीर घाटी में, तो ये फिर जो है वुलर झील में मिलेगी, और फिर वुलर झील के आगे, वुलर झील के आगे ये फिर आगे निकलेगी, और इसी के किनारे जम्मू कश्मीर का एक महत्वपूर्ण शहर स्थित है, झेलम नदी के किनारे, जिसका नाम है श्रीनगर। क्या नाम है, श्रीनगर। तो झेलम नदी के किनारे कौन सा महत्वपूर्ण नगर है बच्चों, श्रीनगर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, श्रीनगर। ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी, और भूगोल में एक टॉपिक भी है, नदियों किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर। तो कभी कभी ये पूछा भी जाता है, श्रीनगर। और यहां से मैं एक तथ्य आपको और बता दूं कि कश्मीर में ही डल झील है। क्या है बच्चों, डल झील है प्यारे बच्चों। तो डल झील के जल का स्रोत क्या है, अगर डल झील को पानी कहां से मिलेगा, तो अब मुझे आपको लगता है समझ में आ गया होगा। तो डल झील के जल का स्रोत भी झेलम नदी है। इसका मतलब कि डल झील को पानी झेलम नदी से ही प्राप्त होता है। और अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि झेलम नदी के मार्ग में कौन सी झील पड़ती है, तो वो है वुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील भी है। इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक। इस चीज को भी याद रखिएगा। फिर ये श्रीनगर से आगे ये इंटर करती है पाकिस्तान में मंगला नामक स्थान से। किस नामक स्थान से, मंगला। मंगला नामक स्थान से ये पाकिस्तान में इंटर करती है, पाकिस्तान में मिल जाती है। प्यारे बच्चों, एक तथ्य मैं आपको यहां पे और बता देता हूं कि आपने एक टर्म सुना होगा, पंचनद। टर्म क्या है, पंचनद। तो पंचनद किसको कहा जाता है, पंचनद में वो 5 नदियां कौन सी हैं। पंचनद में वो 5 नदियां हैं जो सिंधु की से 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इस तत्व को याद रखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ, तो यहां पर भी पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है और यहां पे भारत का पंजाब प्रांत है। ये पश्चिमी पंजाब हो गया, ये पूर्वी पंजाब हो गया। तो इनके बीच में जो ये सारी नदियां बह रही हैं, जो अपना ये जो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान का, पूर्वी पंजाब भारत का, ये सारे इससे जल प्राप्त कर रहे हैं सिंधु की 5 सहायक नदियों से। इनको कहा गया पंचनद। इस तथ्य को आप लोग याद रखिएगा। तो पंचनद में मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन सी नदियां आती हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इस चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा, सतलज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको क्या बोलते हैं, पंचनद। पंचनद। ठीक है, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां पे लिख दिया, पंचनद। इनको कहा जाता है पंचनद। और अगर मैं कहूं तो झेलम नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, तो वो है किशन गंगा।
ठीक है। और किशनगंगा पर ही जो झेलम की सहायक है, एक परियोजना बनाई गई है, किशनगंगा परियोजना, किशनगंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और मंगला नामक स्थान से ये होते हुए भारत पाकिस्तान के बीच में एक सीमा बनाती है। ये तथ्य भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। या पूछे आपसे कि निम्न में से कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, तो आपका उत्तर होगा झेलम नदी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे चिनाब को। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए मैप को। आगे देखते हैं हम लोग इसको, चिनाब को। अच्छा, झेलम में मैं अभी आपको बताना भूल गया था। झेलम में दो परियोजना हैं बड़ी महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। क्या नाम है प्यारे बच्चों? तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। मैं यहां लिख दे रहा हूं, तुलबुल और दूसरा क्या है? उरी परियोजना। ठीक है, तुलबुल प्रोजेक्ट और उरी उरी प्रोजेक्ट। तो ये एग्जाम में आता है अक्सर। तुलबुल बहुत बार पूछा गया है एक दिवसीय परीक्षाओं में कि तुलबुल परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है, या उरी परियोजना। ठीक है, अधिकतर एग्जाम में जो है तुलबुल आता है। उसके बाद हम अगला देखें, चिनाब नदी। अगली सहायक नदी कौन सी है सिंधु की? चिनाब नदी। अब चिनाब नदी की जो कुल लंबाई है प्यारे बच्चों, ये है 960 किलोमीटर। क्या ना, कितनी लंबाई है इसकी? 960 किलोमीटर। और जो इसका उद्गम स्थान है, ये है हिमाचल में। हिमाचल में कहा? तो बड़ा लाचा दर्रा। कहां पर? बड़ा लाचा दर्रा। इस चीज को याद रखिएगा। तो हिमाचल में ये निकलती है, बड़ा लाचा दर्रा। और ये कहां पर है प्यारे बच्चों? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। अब दर्रा किसे कहते हैं, पास किसे कहते हैं? व्हाट इज पास? तो दर्रा जो है वो दो पर्वतों को जोड़ने का काम करता है, उनके बीच में आवागमन का मार्ग तय करता है। ठीक है। अब जो चिनाब नदी है, ये जब हिमाचल में ये बहती है, तो इसको चंद्रभागा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रभागा। ये प्रश्न भी परीक्षा में काफी पूछा जाता है, चंद्रभागा। और जब ये आगे बढ़ के हिमाचल से बाहर निकलती है, तब इसको कहा जाता है चिनाब नदी। इस तथ्य को याद रखिएगा। ठीक है। अब चिनाब नदी जो है, एक इसमें करंट अफेयर का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, चिनाब का। आपने अभी कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इंडिया का, उसका उद्घाटन अभी हाल में ही किया गया है, कुछ दिनों पहले। तो ये किस नदी पर है बच्चे, मेरे बच्चे? तो ये है चिनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जिसको चिनाब ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर में है, इस तथ्य को याद रखिएगा। और इसकी लंबाई जो है लगभग जो है 359 मीटर है। एफिल टावर से भी ऊंचा है ये, इसकी लंबाई है 359 मीटर। और ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है या रेलवे ब्रिज है। और ये इंजीनियरिंग के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है जो भारत द्वारा बनाया गया है। उसके बाद चिनाब नदी पर हिमाचल में ही काफी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको झेलम का बताया, तुलबुल और उरी, उसी तरह से चिनाब का भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चिनाब में हम देख लें, तो चिनाब में चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है? तो बगलीहार, दुलहस्ती, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत बार आता है एक दिवसीय परीक्षाओं में, सलाल। मैं क्रम से लिख रहा हूं, जिस क्रम से ये महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक बगलीहार पूछता है एग्जाम में,
आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए, एक दिवसीय परीक्षाओं का अधिकतर समय जो है वो बगलिहार पूछा गया होगा। उसके बाद है कीरू कवार, उसके बाद है पलकड़, ठीक है। ये चार महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो चिनाब नदी पर स्थित है हिमाचल में। इस फैक्ट को जरूर से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चिनाब नदी जब हिमाचल में इसका उद्गम होता है तो ये दो नदियों के मेल से बनती हैं। वो दो नदियां कौन सी हैं? तो वो दो नदियां हैं चंद्र और भागा। इसीलिए हिमाचल में इसको क्या कहा जाता है? चंद्रभागा। और जैसे ये हिमाचल से बाहर निकलती है, इसका नाम पड़ता है चिनाब नदी। इस चीज को याद रखिएगा प्यारे बच्चों। उसी क्रम में हम अगर नीचे की ओर चलें अब, तो सिंधु की जो अगली सहायक नदी है वो है रावी नदी। कौन सी? रावी नदी। तो रावी नदी का जो उद्गम है ये कहां से होता है? तो ये रोहतांग दर्रे से होता है। कहां से होता है प्यारे बच्चों? रोहतांग दर्रे से होता है। और ये जो रोहतांग दर्रा है ये हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित है। कहां पर? हिमाचल के कांगड़ा में, ठीक है। और जो इसकी कुल लंबाई है प्यारे बच्चों, ये देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर। अब यहां पे जिक्र आया रोहतांग दर्रे का, क्योंकि ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो रोहतांग दर्रे के बारे में कुछ मैं महत्वपूर्ण तथ्यों को बता दूं उसके बारे में आपको। तो रोहतांग दर्रा का नया नाम क्या है अभी? तो इसका नया नाम है अटल टनल, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो रोहतांग दर्रे का नाम है अटल टनल या अटल सुरंग, अटल टनल या अटल सुरंग। और इसकी जो लंबाई है लगभग 9 किलोमीटर है। अब अगर अटल टनल का जिक्र आया या रोहतांग दर्रे का जिक्र आया तो एक प्रश्न और आता है यहां से। अगर आपको लेह से मनाली जाना हो या मनाली से लेह जाना हो तो आप किस टनल या दर्रे से होकर जाएंगे? तो आप रोहतांग दर्रे या अटल टनल से होकर जाएंगे। कहां से जाएंगे? अटल टनल या रोहतांग दर्रे से होके। ये प्रश्न भी खूब आता है एग्जाम में कि मनाली और लेह के बीच में निम्न में से कौन सा जो है टनल या दर्रा स्थित है? तो रोहतांग दर्रा या अटल टनल, ठीक है। चलिए उसी क्रम में हम आगे बढ़ें, रावी नदी के और तथ्यों को देखें। तो रावी नदी जिस तरह से सिंधु के किनारे सिंधु घाटी का एक महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो स्थित था, उसी तरह से प्यारे बच्चों रावी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर स्थित था, जिसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था इसका? हड़प्पा। इस तथ्य को याद रखिएगा, इसका नाम था हड़प्पा। और हड़प्पा से भी काफी चीजें प्राप्त हुई थी उस समय। इसमें महत्वपूर्ण था कब्रिस्तान, लकड़ी की, कांसे की मूर्तियां, टेराकोटा की मूर्तियां, ठीक है, जो इतिहास में प्रश्न पूछता है हड़प्पा से, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये किस नदी किनारे था? रावी नदी के किनारे। आता भी ये प्रश्न कि हड़प्पा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे, ठीक है। अब रावी नदी को रिवर ऑफ लाहौर कहा जाता है। इसको लाहौर की नदी कहा जाता है। और लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और अपने जल के लिए किस पर निर्भर है? तो ये अपने जल के लिए, लाहौर जो है अपने जल के लिए रावी नदी पर निर्भर है, इसलिए इसको रावी को क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ लाहौर। उसी क्रम में प्यारे बच्चे हम आगे देखें। अगली नदी कौन सी है? व्यास नदी। व्यास नदी का अगर हम बात करें कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो व्यास नदी का उद्गम प्यारे बच्चों रोहतांग दर्रे के पास या रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। कहां से होता है प्यारे बच्चों? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से, ठीक है। और
इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। कितनी है? 470 किलोमीटर। अब ये सारी सिंधु की सब सहायक सारी नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनकी लंबाई लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूछे कि सिंधु नदी की सबसे छोटी सहायक नदी, स्मॉलेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, देन योर आंसर इज व्यास रिवर। इसकी लंबाई है लगभग 470 किलोमीटर। तो सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी व्यास नदी। ठीक है प्यारे बच्चों। और इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये सारी नदियां जो है पाकिस्तान में इंटर कर रही हैं, व्यास को छोड़कर। जो सिंधु की पांचों सहायक नदियां हैं, व्यास को छोड़कर सारी सहायक नदियां जो हैं वो पाकिस्तान में प्रवेश कर रही हैं। तो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है व्यास का कि सिंधु की वो कौन सी सहायक नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है। सिंधु की वो कौन सी सहायक नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? तो आपका उत्तर होगा व्यास नदी। देखिए, ये भारत में प्रवेश, ये जो है पाकिस्तान में प्रवेश नहीं कर रही, ये उससे पहले ही, पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ही जो है मतलब प्रवेश तो करती नहीं है, तो वो ये है पहले पाकिस्तान से सतलज नदी में मिल जाती है। आगे मैं बताऊंगा ये कहाँ मिलती है, वहां से भी संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपके एग्जाम के लिए। तो ये व्यास नदी हो गई। ठीक है, अब हम व्यास नदी के बारे में बात करें तो व्यास नदी पर हिमाचल में ही एक महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है पोंग बांध। इस तथ्य को भी याद रखिएगा, पोंग बांध पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं सिंधु की जो अंतिम सहायक नदी है वो है कौन सी? सतलज। और मैंने आपको बताया था पूर्ववर्ती नदियों के बारे में, तो सतलज भी पूर्ववर्ती नदी है जिसका जो हिमालय के निर्माण से पहले भी बहती थी, आज भी बहती है, ना इसकी दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ है, तो वे पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। तो उसी तरह से बताया था मैंने आपको कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, तो सतलज भी पूर्ववर्ती नदी है। सतलज की जो कुल लंबाई है ये है लगभग 1450 किलोमीटर। और ये जो मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल या उसको राकस ताल भी कहा जाता है, सतलज नदी वहां से निकलती है। जहां पे सिंधु का उद्गम है, जहां से सिंधु का उद्गम होता है, उसी के पास सतलज का भी उद्गम होता है। तो सिंधु का उद्गम अचेमा इंगडुंग ग्लेशियर से, और सतलज का उद्गम है कैलाश मानसरोवर लेक के पास जो राकस ताल है या राक्षस ताल है, वहां से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है सतलज का, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कि सतलज नदी भारत में निम्न में से किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत में निम्न में से किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो यहां देखिए प्यारे बच्चों, यहीं पर है शिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। और शिपकिला दर्रे का एग्जाम में लोकेशन पूछता है कि शिपकिला दर्रा निम्न में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन में आपको 4 राज्य दे देगा, तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मैं उस दर्रे का नाम लिख देता हूं, शिपकिला दर्रा। क्या नाम है प्यारे बच्चों? शिपकिला दर्रा। ठीक है, शिपकिला दर्रा। इस चीज को याद रखिएगा कि सतलज जो है ये भारत में शिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। और जब ये फिर जो है हिमाचल में इंटर करती है शिपकिला दर्रे से होके, तो यहीं पे आगे इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जल विद्युत परियोजना स्थित है जिसका नाम है नापता झाखड़ी। लगभग 1500 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो उसका नाम है नापता झाखड़ी जल विद्युत परियोजना। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस नदी पर है और किस राज्य में है। नापता झाखड़ी जल विद्युत परियोजना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जब ये आगे बढ़ते हुए हिमाचल से होते हुए जब ये पंजाब में इंटर करने वाली होती, तो वहीं पर रास्ते में इस पर एक बांध है, यहां पर भाखड़ा नंगल बांध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है, जो कि पंजाब और हिमाचल की सीमा पर है। किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है, इस तथ्य को याद रखिएगा आप लोग। अब जब मैं व्यास नदी का जिक्र कर रहा था प्यारे बच्चों,
तो वहां मैं आपको बता रहा था कि व्यास नदी जो है ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है और ये सतलज में पहले ही मिल जाती है भारत में। तो ये सतलज में कहाँ मिलती है? ये सतलज में पंजाब में कहाँ मिलती है? तो ये जगह जो है, ये जगह है पंजाब में कपूरथला प्यारे बच्चों। जगह कौन सी है? कपूरथला। तो ये कपूरथला नामक स्थान पे, या कपूरथला जो पंजाब में एक जिला है वहां मिलती है। और कपूरथला में एक स्थान है जिसे बोलते हैं हरिके, जहां पे हरिके बैराज बनाया गया है। वो कौन सा वो स्थान है बाबू? हरिके। ठीक है। तो ये पंजाब के कपूरथला में हरिके नामक स्थान पे सतलज से मिलती है। कौन? व्यास नदी। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? यहां देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सतलज। ये संक्षेप में आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। सतलज प्लस व्यास इजकल टू हरिके। ये हरिके जो है पंजाब के कपूरथला में है। ठीक है। हरिके या हरिके बैराज, जहां पे हरिके बैराज बनाया गया है। और इसी हरिके से, हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है प्यारे बच्चों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इससे एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? इंदिरा गांधी कैनल या इंदिरा गांधी नहर। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इंदिरा गांधी नहर ये भारत की सबसे लंबी नहर है, इंडियाज लार्जेस्ट कैनल। इसकी लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। यहीं पर जहां पे व्यास सतलज से मिलती है, पंजाब के कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर, और इसी हरिके नामक या हरिके बैराज से निकाला गया है इंदिरा गांधी नहर, जो कि दक्षिणी पंजाब के कुछ जिलों को या दक्षिण पंजाब के कुछ स्थानों को सिंचाई सुविधा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के कुछ जिलों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। इसीलिए राजस्थान के इस पार्ट में प्रमुख खाद्यान्नों की खेती होती है, क्योंकि यहां सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल कहां से मिलता है? ये इंदिरा गांधी नहर से मिलता है। तो यहाँ पे मुख्य खाद्यान्नों की खेती भी की जाती है। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो राजस्थान के ये वाले क्षेत्र है ना, यहाँ पर, क्योंकि इनके लिए सिंचाई का जो सुविधा है वो इस नहर से प्राप्त हो जाती है इनके लिए। ठीक है, इसलिए मैं सारे तथ्यों को जोड़ के बताता हूं आपको, ताकि आपको उस चीज को रटना ना पड़े। ठीक है, और तथ्यों को जितना आप समग्र रूप से जोड़ेंगे एक दूसरे को, उतनी आपको तैयारी में, पढ़ाई में और याद करने में भी सुविधा होगी। ठीक है, ये नहीं कि दिल में आता है दिमाग में नहीं, या दिमाग में आता है दिल में नहीं। तो दोनों में आना चाहिए, पहले दिमाग में उसके बाद दिल में। ठीक है, और दिल को थोड़ा सा खाली भी रखिएगा। आगे देखते हैं। सतलज जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको इसकी लंबाई से भी मालूम चल रहा होगा, ज्ञात हो रहा होगा कि 1450 किलोमीटर। तो अगर मैं कहूं कि विच रिवर इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, तो देन योर आंसर इज सतलज रिवर। निम्न में सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज नदी। इस तथ्य को भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए हम प्यारे बच्चों कि भारत की वो एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय के तीनों भागों को काटती है। द ओनली रिवर ऑफ इंडिया विच कट ऑल 3 पार्ट्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, जैसे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। ठीक है, इस चीज को, तो ये कौन सी नदी बाबू मेरे बच्चों? सतलज नदी। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे मैपिंग के थ्रू बताऊं तो ये ग्रेट हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, फिर ये शिवालिक।
तो ये हिमालय के जो, अगर मैं इसको यहां ड्रॉ करूंगा तो ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने साइड में आपको बना दिया। ये महान, मध्य और शिवालिक, ये हिमालय के तीनों भागों को काटती है। ये भारत की एकमात्र नदी है सतलज, जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटते हुए जाती है। तो याद रखिएगा, इस तथ्य को भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको, अगला महत्वपूर्ण बिंदु सतलज का, अगर आपको भारत से तिब्बत जाना हो या तिब्बत से भारत आना हो तो आप किस नदी घाटी से होकर जाएंगे? इफ यू वांट टू गो फ्रॉम इंडिया टू तिब्बत एंड तिब्बत टू इंडिया, थ्रू विच रिवर वैली यू क्रॉस और यू गो थ्रू? देन योर आंसर इज सतलज रिवर वैली। सतलज नदी घाटी से आप होकर जाएंगे तिब्बत, या तिब्बत से आएंगे भारत। इस तत्व को याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये समग्र रूप से मैंने आपके साथ सारे तथ्यों को साझा किया, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां। ठीक, कोई भी आपका प्रश्न होगा उसको आप निसंकोच कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप केवल नाइस क्लास, थम्स अप ना बनाए, प्रश्न भी पूछें, ठीक है। अब मैंने कहा था कि मैं जब 5 नदियां समझा लूंगा, तब मैंने कहा था आपसे कि मैं सिंधु नदी जल समझौते के बारे में आपको बताऊंगा। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, ये क्या है सिंधु नदी जल समझौता, जो अक्सर चर्चा में रहता है। तो सबसे पहला जो तथ्य है जो एग्जाम में पूछता है कि सिंधु नदी जल समझौता निम्न में से किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? इन विच ईयर इंडस वाटर रिवर ट्रीटी हैज बीन साइंड? तो आपका उत्तर होगा 1960। कब? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 पे इस संधि पे हस्ताक्षर किया गया था। और मैं एक्यूरेट अगर बात करूं तो ये 19 सितंबर, डेट मत याद करिएगा, डेट नहीं आता है, खाली ईयर आता है प्यारे बच्चों एग्जाम में। तो ईयर याद रखिएगा 1960 में। ये हाल फिलहाल में ही किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये आपके दिल में और दिमाग में दोनों में रहना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं इसका तथ्य। तो ये भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान। इन दोनों के बीच में ये जो संधि है हस्ताक्षरित की गई थी। इस संधि में था क्या? तो इस संधि में जो सिंधु की ऊपर की 3 सहायक नदियां हैं, मतलब सिंधु को लेते हुए जो ऊपर की तीन नदियां हैं सिंधु नदी तंत्र में, तो वो कौन सी 3 नदियां हैं? फिर से मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो नदियां हैं सिंधु, देखिएगा यहां पर, उसके बाद है झेलम। उत्तर से दक्षिण के क्रम में यदि आप इसका सीक्वेंस याद कर लेंगे, इसका क्रम याद करेंगे, तो आपके लिए आसान रहेगा सिंधु नदी जल समझौता। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सिंधु के बाद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हैं, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है, रावी, व्यास और लास्ट में क्या होगा? सतलज, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र की ऊपर की 3 नदियां कौन सी? ऊपर की 3 नदियां, ये ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जो है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए आसान रहेगा याद करने में। तो ऊपर की 3 नदियां, ठीक है, तो इनको क्या कहा गया? वेस्टर्न रिवर, पश्चिमी नदियां। क्या कहा गया? वेस्टर्न रिवर। और जो नीचे की 3 नदियां हैं इनको कहा गया ईस्टर्न रिवर, पूर्वी नदियां, रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स, पश्चिमी नदियां, पूर्वी नदियां। तो जो ऊपर की 3 सिंधु नदी तंत्र की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% पानी किसको जाएगा? इनका 80% पानी जाएगा पाकिस्तान को। किसको जाएगा प्यारे बच्चों? पाकिस्तान को। और 20% किसको जाएगा? आपका प्यारा देश भारत को। किसको जाएगा जी? आपके प्यारे देश भारत को जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद जो ये पूर्वी नदियां हैं, नीचे की 3 सहायक नदी सिंधु की, तो इस डाटा को हम लोग यहां पे उल्टा कर देंगे। जो 80% और 20% का डाटा है ना प्यारे बच्चों, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब
80% इंडिया को और 20% पाकिस्तान को। तो 80% किसको? अपने देश भारत को। और 20% किसको? पाकिस्तान को। ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये मैंने यहां लिखा हुआ है बोर्ड में, ठीक है ना। तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र की जो 3 नदियां हैं ऊपर की, उसे पश्चिमी नदियां कहा गया। इन तीनों का 80% पानी पाकिस्तान को, 20% भारत को। नीचे की 3 सहायक नदियों का 80% पानी भारत को, 20% पानी पाकिस्तान को, ठीक है। ये चीज को याद रखिएगा। तो यही था सिंधु नदी जल समझौता, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी। सिंधु नदी जल समझौते में जो है 2 देश भागीदार थे, भारत और पाकिस्तान। एक तीसरा पक्ष भी था जो मध्यस्थ की भूमिका में था, मीडिएटर की भूमिका में था। तो वो कौन सा पक्ष था, वो कौन सा संगठन था जो तीसरे पक्ष की भूमिका में था? तो वो था विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच में इस नदी जल समझौते को हस्ताक्षरित किया गया, ठीक। तो ये था सिंधु नदी जल समझौता। तो मैंने सारे आयामों को, इस विषय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे, मैंने आपके साथ चर्चा की है। और लास्ट में कक्षा को अब समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं आप लोग के साथ एक ट्रिक जो है साझा करूंगा आपके साथ, ठीक है, जो आसान रहेगा, ठीक है। तो ट्रिक से आप लोगों को क्या होगा, वो कुछ चीजें याद करने में आसानी रहेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हम कैसे याद कर सकते हैं कि सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं, ये ट्रिक उससे संबंधित है कि सिंधु की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उसको याद करने का क्या तरीका होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये तो आप लोग जानते भी होंगे अच्छे से। का शराब, शराब नहीं जानते हैं जी? तो जानते ही होंगे आप लोग शराब। और दूसरा चिल्लम, ठीक है। तो इन चीजों से याद करने में आसानी होगी। स से सतलज, र से रावी, ब से ब्यास, और ये क्या है, ची से चिनाब, और लम मतलब झेलम। तो शराब, चिलम। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, सतलज शराब में, र से रावी, ब से व्यास, ची से चिनाब, और लम मतलब झेलम। तो ये जो है सिंधु की जो सारी सहायक नदियां हैं, इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, थोड़ी सी इससे सुविधा होगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आप लोगों से मिलते हैं। तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।